नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 50,000 का इनामी अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हथियार और मादक पदार्थ के साथ उसके 3 गुर्गे भी हुए गिरफ्तार। बहुत दिनों से पुलिस के आंख में धूल झोंक कर चल रहा था फरार। नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। एक और युवक की चली गई जान। ग्रामीणों ने जमकर मचाया हंगामा। और मंत्री संतोष सुमन ने कहा, कमिटमेंट किया पूरा, बचाए नीतीश कुमार की सरकार, अब उन्हें रखना होगा ध्यान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 में शामिल 50,000 का इनामी कुख्यात कार्तिक राज उर्फ छोटन को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। बोचा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने कार्तिक के साथ उनके 3 गुंगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बोचा के चौपार निवासी मोहम्मद कैश, भगवानपुर के विजय कुमार शहनी और भरत कुमार के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और एक ऑल्टो कार बरामद किया। पुलिस के माने तो कार्तिक राज उर्फ छोटन के ऊपर कई मामले दर्ज है और वह काफी दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। एसटीएफ के मुजफ्फरपुर यूनिट को सूचना मिली कि बोचा के तुर्की भट्टा के पास कुछ अपराधी इकट्ठा होकर बैंक डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं। थानेदार राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में इलाके को घेर चारों को दबोच लिया गया। एक अपराधी काननपुर दक्षिणी का सुभाष कुमार मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इन सभी के पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद किया। कार्तिक उर्फ छोटन मीनापुर में ग्रामीण बैंक लूटकांड में भी शामिल रहा। कार्तिक पर 50,000 का इनाम भी है। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पहले भी कई मामले में जेल जा चुके हैं। इन सभी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। एसटीएफ बिहार की जो मुजफ्फरपुर यूनिट है उनके द्वारा और बोचा थाना की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था। इसमें ये टीम लगातार कुछ अपराध कर्मियों पर काम कर रही थी। इसी आलोक में 16 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह लगभग 2:30 बजे के लगभग में वहाँ पर एक जगह है तुर्की भट्टा स्थान, वहाँ पर रेड की गई। उस रेड में 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से जो मुख्य अपराध कर्मी है इनका नाम कार्तिक है और इन पर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित है जिला पुलिस की तरफ से। दूसरे अपराध कर्मी मोहम्मद कैस हैं, तीसरे अपराध कर्मी विजय हैं और चौथे अपराध कर्मी भरत कुमार हैं। इन चारों ही अपराध कर्मियों के पास से एक अवैध हथियार जो पिस्टल है उसकी बरामदगी की गई है। 2 जिंदा गोलियां हैं, उनकी बरामदगी की गई है। 3 मोबाइल हैं जिनको जब्त किया गया है। एक अल्टो कार है, उसको भी जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त स्मैक की काफ़ी पुड़ियाँ हैं, उनको भी जब्त किया गया है। इन चारों ही अपराध कर्मियों का एक अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है। कार्तिक कुमार वर्ष 2023 में मीनापुर थाने के अंतर्गत एक बैंक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एकमात्र अपराधी शेष रह गए थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी, तो ये उसमें भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर 3 अन्य कांड और भी हैं जिनको हम आप लोगों को लिस्ट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। अभी कोई सर बड़ा घटना अंजाम देने की? हाँ, ये लोग एक लूटपाट की घटना के लिए ही प्लान वहाँ पर बना रहे थे और चूँकि हम लोगों को टाइमली इनपुट मिला और एसटीएफ और बोचा थाना और डीआईयू की टीम, इन तीनों के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना तुर्की ओपी क्षेत्र की है। बताया गया कि वैशाली जिले के भगवानपुर किरतपुर राजाराम गांव निवासी 28 वर्षीय सुजीत चैनी शुक्रवार की सुबह अपनी साइकिल से दुकान जा रहा था। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसी बीच चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। कुडनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इससे स्थानीय
स्थानीय लोग शांत नहीं हुए। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। इस बीच गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तुर्की ओपी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खत्म करवाया। इधर पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के 4 बेटी और 1 बेटा है। परिजनों ने कहा कि उसके ऊपर ही परिवार डिपेंड्स था। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजा की मांग की है ताकि बच्चों का परवरिश हो सके। यही टायर का दुकान किया हुआ है, वो ग्रीसिंग करता है और इसी जगह था और इसी जगह गाड़ी वाला इधर से रॉन्ग साइड में आया, हम चढ़ाते चल गया। कौन गाड़ी वाला था? कौन सा गाड़ी था? कंटेनर है हाईवा। कहाँ के लोग हैं? ये ढरिया कृतपुर का है। क्या नाम है उसका? ये सुजीत कुमार है, सुजीत राजा राम नाम है इसका। आप यहीं के स्थानीय? हाँ यही का है। परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ भुवनेश्वर साहनी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? यही जगह हुआ है। हम लोग तो भगवानपुर है, कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ सब सर हम लोग जानने में नहीं। फोन हुआ है तो आए हैं वहाँ से 15-16 आदमी। मृतक कौन थे आपका? हाँ फोन मैंने है सब लोग किया। लड़का है मेरा सुजीत साहनी है, मेरा लड़का है। कितना उम्र है इसका? उम्र इसका वही होगा 32-33 साल। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करे सर, 4 गो बच्ची है, 1 लड़का है। अब हम लोग गरीब परिवार है, कमाकर खाते थे, कोई आधार नहीं है। अब आप लोगों को बुझाए कि कम से कम यही 10 लाख रुपया दिलवा दीजिएगा तो 4 बच्ची को निभा जाएगा। मंगनी का महंगाई का जमाना है, छोटा छोटा बच्चा है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा है। कल क्या हम करेंगे? मेरा उम्र हो गया 62 साल का उम्र हो गया, हमें सहयोग नहीं कर पाएंगे। और यही सब विषय है आप लोगों को। अच्छा कहाँ मकान हुआ आपका? मकान हुआ भगवानपुर से पश्चिम कृतपुर आ जा रहा। मकान हुआ हम लोग। लड़का कहाँ जा रहा था? अभी कहाँ से? लड़का यही काम कर रहा है। यही काम करता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंत्री पुत्र हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन ने एक बार फिर से एनडीए के प्रति अपना विश्वास जताते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए वे नीतीश कुमार के साथ है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एसके बैंकेट हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि वे अपना कमिटमेंट पूरा किया है। नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए बेशक अलग हो गए थे, लेकिन बिहार के विकास के लिए एनडीए में वापस आ गए हैं। राजद के साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने बजट को पूर्ण और समग्र बताते हुए कहा कि इससे बिहार का विकास होगा। बड़ा बजट है और इससे सबको फायदा मिलेगा। सरकार की बहुमत साबित करने के दौरान हम पार्टी के पाला बदलने को लेकर उठी बात को मंत्री संतोष सुमन ने सब मीडिया की उपज बताया। समारोह में शामिल हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी संजय आलम, जिलाध्यक्ष संजय पासवान सहित तमाम नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री संतोष सुमन का जोरदार अभिनंदन किया। जी निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। हम लोग को दोबारा काम का मौका मिला। ऐसे तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, संघर्ष करते ही रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। आज हमें फिर से मौका मिला है। इसके लिए अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और बिहार के एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि एक जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चुनौती भी है और अपने गरीबों की आशाओं पर, उनके जो चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश हम करेंगे। और एक अच्छी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जो सुशासन की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। यही विकासशील विकसित सरकार का जो विकसित भारत चाहे विकसित राज्य का हम को कल्पना करते हैं, इसी सरकार में सफल होना है। इसलिए हम लोग इस सरकार के साथ आए हैं और हम समझते हैं कि आप सब भी हम लोग को इसमें सहयोग कीजिएगा। और आपके इस सहयोग के लिए आज हम लोग यहाँ अभिनंदन समारोह में आए हैं। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद संजय आलम जी और जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी के तरफ से आग्रह था, तो हम मुजफ्फरपुर की आज धरती पर आए हैं। और जिस तरह से स्वागत लोगों ने किया है, यही प्यार और यही सम्मान हम लोग को ऊर्जा देती है, यही ताकत देती है और आगे हम लोग बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर एनडीए घटक के सभी नेता मौजूद हैं। लोजपा के
हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित साथी भी हैं, सब नेता, सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सब हम लोग को साहस बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद। इस बार के बजट की बात की जाए तो पिछले समाज के लिए बजट में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं है। देखिए, बजट खास करके गरीबों को फोकस करके बनाया गया, उनको रोज़गार देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने का। आप देखे होंगे कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट की राशि कलांकित की गई है। निश्चित तौर पर कोई भी समाज के लिए शिक्षा ही एक धुरी के रूप में काम करता है, उसी के आसपास में विकास घूमता है। जो शिक्षित होगा तो सरकार का जोड़ है कि हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं और गरीबों को कैसे रोज़गार दें, तो निश्चित तौर पर उसमें सब लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछड़े समाज के लोगों के लिए नहीं किया गया, उनके लिए भी सोचा गया है, दलित भाइयों के लिए सोचा गया है। तो एक बजट जो है सबको, एक समावेशी बजट है, सबको ले करके चलने का बजट है। बजट का आकार भी बड़ा है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सरकार सबको लेकर चलती है। और आने वाला समय में भारत सरकार के द्वारा भी, हम समझते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब भी बिहार को कुछ पैकेज मिलेंगे, उसमें सभी लोगों को और सम्मानित किया जाएगा। तो हम लोग इसी आशा के साथ यहाँ जुड़े हैं कि बिहार का विकास होगा और बिहार भी देश के साथ साथ चल पड़ेगा। और एक कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सबको मिला है। हम समझते हैं उनके मार्गदर्शन में बिहार भी अच्छा चलेगा। और बिहार में एनडीए की सरकार है जो नेचुरल अलायंस है। पहले हम लोग दूसरे जगह थे, वहाँ पर एक माननीय नीतीश कुमार जी को प्रेशर महसूस हो रहा था, काम कर नहीं पा रहे थे, काम का रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। हम समझते हैं काम बहुत तेज गति। देखिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट है कि हम लोग एनडीए के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ हम लोग का अलायंस था। और जब माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ आए तो एक अच्छी सरकार बनने की परिकल्पना हुई। तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े रहे, अडिग रहे, अटल रहे। और बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे हवा का झोंका आया, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। इसलिए साथ हैं कि हमको अपने गरीबों से प्यार है, अपने गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं और गरीब की सरकार ही बनी है। इसलिए बाकी आप जो समझ लीजिए, जो कुछ बोलिए, एम्पायर कह लीजिए, का कह लीजिए, हम लोग का एक ही कमिटमेंट था, एनडीए के साथ मजबूती से रहना, वो हमने काम किया। एक बार जो है सर, लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। अब वो चूक गए हैं तो इसी तरह का ऑफर दे के कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नीतीश जी आए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को मालूम है कि कहाँ बिहार की जनता का हित छिपा हुआ है, और वो कह भी रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, अटूट हैं और विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए क्या ऑफर मिला था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर उधर की बातें उड़ती है, हवा में बातें तैरती है। हम लोग के पास कोई इस तरह का आधिकारिक लोग, चाहे कोई जो कंसर्न है, जो जिनको हम समझते हैं, वैसे लोग का कोई ऑफर नहीं आया है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को एकटुमाल एवं नगर निकाय कामगार यूनियन की ओर से एक मार्च निकाला गया, जो विभिन्न मांगों से होते हुए समाहर नाले पहुंची। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार कारपोरेट का मुनाफा बढ़ाने के लिए बेरोजगारी बढ़ाने वाली, गरीबों की आजीविका छीनने वाली और बहुत कम मजदूरी देकर काम कराने की नीति पर चलने वाली है। सार्वजनिक उपक्रम और उद्योगों को निजी हाथों में सौंप रही है। तमाम जगहों पर आउटसोर्सिंग और ठेके की प्रथा को लागू किया जा रहा है। नेताओं ने देश के संघीय ढांचे और नागरिक अधिकारों पर हमला रोकने की भी मांग की। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश भर में हड़ताल और सार्वजनिक संस्थानों का बंद का कॉल किया गया है। उसी के तहत आज ये मुजफ्फरपुर शहर में कार्यक्रम मजदूर किसानों के संयुक्त बैनर की ओर से आयोजित है। आज का जो मुख्य मांग है, किसानों को एमएसपी की गारंटी करो, बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करो, जो कृषि लागत है उसका डेढ़ा दाम निर्धारित करो, और जो स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। साथ ही मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार ने लाई है उसको रद्द किया जाए। जन विरोधी बिजली कानून 2022 रद्द किया जाए।
सभी बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए, जन विरोधी स्मार्ट मीटर को रद्द किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया लागू किया जाए। अब देख रहे हैं आज केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, महिला विकास की ढिढोरा पीटती है और देखा जाता है आशा के रूप में, आंगनवाड़ी के रूप में, विद्यालय रसोईया के रूप में या सफाई कर्मी के रूप में, सरकार के हर स्वास्थ्य विभाग से लेके स्कूल तक सफाई कर्मी के रूप में जो बहाल है। सरकार ने मनरेगा का जो रेट तय किया है वो भी रेट से इसको वंचित कर रही है। हर तरह के जनवादी अधिकार से, पीएफ, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा से वंचित होकर भी आज काम करने के लिए बाध्य है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और ये जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी ये सरकार नीति को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और इस सरकार को जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी नीति को रद्द करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। अचला सप्तमी के अवसर पर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र एवं अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में धूमधाम से भगवान सूर्य जन्मोत्सव मनाया गया। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ सूर्य मंडल, लक्ष्मी नारायण मृतिका, नवग्रह पूजन की गई। विविध फलों के रस से भगवान भास्कर का अभिषेक किया गया। यज्ञ का पूजन पंडित प्रभात मिश्र ने किया और यज्ञाचार्य शंकर ओझा, शत्रुघ्न तिवारी, शिवेंद्र मिश्र, विपिन मिश्र, जय किशोर मिश्र, अंजनी कुमार पाठक सहित कई अन्य पंडित मौके पर मौजूद रहे। अंजनी पाठक ने कहा कि भगवान भास्कर को जल अर्पित करने मात्र से आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान नवजीत कुमार, शत्रुघ्न गुप्ता, रमेश रत्नाकर, शिशुपाल कुमार, जयप्रकाश कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। अचला सप्तमी भगवान सूर्य का जन्मोत्सव मनाया गया। आज माघ शुक्ल सप्तमी के रोज ही भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए आज जो है खास तौर पे हम लोग जो है आरोग्यता की प्राप्ति के लिए और संसार के कल्याणार्थ जो है भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जिससे समस्त सृष्टि का संचालन भगवान सूर्य से होता है। वह काल चक्र के मालिक हैं और सभी जीव को आरोग्यता प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए साक्षात सृष्टि के देवता भगवान सूर्य की आज पूजन और उपासना की गई है और खीर का प्रसाद वितरित किया गया है। हमारे साथ हमारे यज्ञ को संपादन करने में हमारे आचार्य जो है पंडित शंकर ओझा ने आचार्य की भूमिका निभाई है और पंडित जय किशोर मिश्रा ने व्यवस्थापक की भूमिका निभाई है। वहीं कृष्णकांत मिश्रा भी पूर्ण व्यवस्था देखे और अंजनी कुमार पाठक जो अखिल भारतीय आदित्य परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से और संयुक्त तत्वावधान में शनिवार 17 फरवरी को मुजफ्फरपुर के दीवान रोड स्थित एक विवाह भवन में सनातन जागृति सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हनुमान चालीसा पाठ से सनातन गोष्ठी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए एकम सनातन भारत दल के संस्थापक सदस्य प्रभाकर रंजन वर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए भारत को उनका प्राकृतिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोलना, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और गाय, गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना है। प्रेस वार्ता के दौरान अंजनी कुमार, सोनू पासवान, प्रीतीश कृष्णा, आलोक कर्ण, अविनाश मोनू एवं अरविंद शर्मा उपस्थित रहे। दरअसल मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे एक सनातन जागृति सभा हो रही है और इस सनातन जागृति सभा को किया जा रहा है ताकि सनातन धर्मी अपने असली मुद्दों को जाने। हमारा जो एकम सनातन भारत का सब संकल्प है, ये सब संकल्प उनके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे सीधा प्रभाव है, इस चीज़ की जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कहाँ ये आयोजित किया जाएगा? ये आपको दीवान रोड मोती झील छोटी कल्याणी मुजफ्फरपुर में आयोजित किया जा रहा है 17 फरवरी 2024।
इसमें क्या कुछ बताया जाएगा कि किन किन मुद्दाओं पर चर्चा किया जाएगा? हमारे कुछ सब सिद्धांत हैं और वो सब सिद्धांत में सबसे पहला सब सिद्धांत है हमारा कि जैसे एकम सनातन भारत संविधान में संशोधन करके इसका सनातन बाहुल चरित्र मेंटेन करेगा, सबसे पहला। दूसरा सिद्धांत है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे समुदायों को उनका दर्जा मिले। तीसरा सिद्धांत है हमारा कि मठ मंदिरों की स्वतंत्रता हो। चौथा सिद्धांत है हमारा गाय गंगा राम सेतु, ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने चाहिए। स्वतंत्र भारत में एवं 75 साल बीत गए, आज तक गौवध पूरे देश में बैन नहीं हो सका और प्रभावी ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं। बिहार में एवं कानून भी है 1955 से, उसके बावजूद भी 55 या 50s के दशक से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये चीज़ ज़मीन पे प्रभावी नहीं है। तो ये सारे हमारे सब संकल्प हैं। इन चीज़ों का हमारे आम सनातनियों के जीवन पर क्या प्रभाव है, इस चीज़ की जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। 15 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को लोक चेतना दल ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। इससे पूर्व शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धरना स्थल पर आकर समाप्त हुआ। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि बीते 25 जनवरी को 4 सूत्री मांग के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक बार 10 फरवरी को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन दोनों मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया है। आगे मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। का एक दिवसीय धरना है। विषय है कि डुमरी और गोबरशाही पोखर के नज़दीक जो गरीब बस रहे थे, उनको आज साल भर से अधिक होने को आया, उनको जो है सो बेघर किया हुआ, लेकिन शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए जो है धरना, प्रदर्शन, अनशन सब कुछ किया जा चुका है, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं है। साथ में ही भ्रष्ट सीडीपीओ के खिलाफ, मुसहरी के ग्रामीण के सीडीपीओ के खिलाफ कंप्लेन दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। फर्जी हस्ताक्षर का मामला है, अनेक मामला है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर चौक स्थित कोचिंग संस्थान द बेसिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार को फेयरवेल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों को फेयरवेल दिया गया। इस दौरान संस्थान के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद टेस्ट सीरीज के परिणाम घोषित किए गए और टॉपर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रीवियस साल के टॉपर बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। बच्चों ने खाने पीने का भी खूब आनंद उठाया। संस्था के संस्थापक परितोष प्रसून एवं एमडी अदनान अहमद ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अदनान अहमद ने बताया कि फिजिक्स का पहला बैच स्टार्ट हो गया है, दूसरा बैच 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। कॉमर्स का बैच 19 फरवरी और 9वीं और 10वीं का बैच 5 मार्च से शुरू होगा। कोचिंग का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था। आई थिंक कि कोचिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, टीचर्स के सपोर्ट नहीं मिलते, तो मैं ये जो अचीवमेंट है वो मैं नहीं हासिल कर पाती। सो टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिले थे एंड खुद की भी प्रिपरेशन थी, फैमिली की भी सपोर्ट थी। सो फाइनली अच्छा रहा। कितना देर पढ़ाई करती थी? मैं मैक्सिमम 8 आवर्स पढ़ाई करती थी। सारे सब्जेक्ट को 2 आवर्स दिया करती थी। टीचर का सपोर्ट कैसा रहता था यहाँ के टीचर? यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव थे। सारे क्वेश्चंस मतलब सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देते थे एंड डाउट्स भी बहुत ही अच्छे से क्लियर करते थे। सो बहुत सपोर्ट मिला टीचर्स का। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कुछ कहोगे, किस तरह तैयारी? जो बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ बस कि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े एंड वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बना रखे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे एंड ज़्यादातर अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। टीचर्स चाहे जितना पढ़ा दे, लेकिन खुद से वो चीज़ें एनालाइज नहीं करते ना, तो आप वो
नंबर्स मतलब क्या कहते हैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते आप, तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग का तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था, सारे टीचर्स ना हर तरीके से डाउट्स वगैरह क्लियर भी करते थे और क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वीकली टेस्ट वगैरह होते थे और वीकली ये सेशन भी होता था, डाउट सेशन, जिसमें हम लोग अपने डाउट्स आकर क्लियर कर सकते थे। क्लासेस के बाद घर जाकर मैं स्टडी करती थी, जो भी होमवर्क्स वगैरह मिलते थे उसे कंप्लीट करती थी और फिर स्कूल वगैरह को भी मैनेज करना पड़ता था ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी टाइम निकाल कर मैं शाम को स्टडी करती थी। जो भी होमवर्क्स वगैरह मिलते थे, जो भी वर्क मिलता था, वो सारा कंप्लीट कर लेती थी। कोचिंग का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था और मेरा ही पर्सनली बहुत सपोर्ट था, क्योंकि अंदान सर हमको क्लास 12 में अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स का टीच किए थे और उन्होंने सिलेबस 3 महीना पहले कंप्लीट किया था और उनको डेली मतलब टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे सपोर्टिव मोटिवेशंस टाइम टू टाइम ऐसा पढ़ाते थे कि लगता ही नहीं था कि 1.5 आवर कैसे पास हुआ। एंड इस तरह से डेली प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से कंप्लीट होते चला गया। कोई कंपटीशन में निकाला जी, CA फाउंडेशन अभी क्रैक किए लास्ट वीक में, तो मेरा रिजल्ट आया 279 मार्क्स, जो कि नीम चौक पर स्थित है। ठीक है, एक बच्चों का फेयरवेल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग क्लास 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को फेयरवेल दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे इस बार अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके फेयरवेल की व्यवस्था की गई है और साथ के साथ में जो पिछले साल के हमारे टॉपर्स थे दोनों साइंस में और कॉमर्स में, उनको फेलिसिटेट करने का भी हम लोगों ने क्या किया है, प्रबंध किया है, ताकि उन बच्चों को फेलिसिटेट करें, जिससे कि जो बाकी अभी बच्चे हमारे क्लास 10th और 12th वाले हैं वो बच्चे मोटिवेटेड फील करें। बाकी जो 9th और 11th क्लास में हमारे बच्चे हैं वो भी मोटिवेटेड फील करें कि नेक्स्ट साल वो भी इस तरीके से कुछ अच्छा करेंगे, तो उनका भी प्रयास को पुरस्कृत किया जाएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कुछ करना चाहिए? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हम ये कहेंगे कि अभी लास्ट समय है तैयारी का, एकदम बिल्कुल अभी पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे रखें, रिवीजन बार बार करें और अपने क्वेश्चंस को बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में उनको परेशानी ना आए। अभी कोई बैच स्टार्ट हुआ? हम लोगों का बैच स्टार्ट, एक तो हम लोगों के क्लास 12th में साइंस में फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, दूसरा बैच फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है 5 मार्च से, कॉमर्स का एक नया बैच हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 19 फरवरी से, और कक्षा 10वीं और 9वीं की जो बैचेस हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 5 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों के लिए फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजन है। जो भी हमारे यहाँ से बच्चे 10th और 12th पास आउट कर रहे हैं उनको आज हम लोग फेयरवेल का इवेंट दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को मोटिवेट करें ताकि उनके पास पॉजिटिव एनर्जी रहे और वो एग्ज़ाम में जाके अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सके और वो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। इसी कारण से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तैयारी कैसे करवाते हैं बच्चों को? हम लोग बच्चों को बेसिकली NCERT पे फोकस करते हैं। जैसे 10th के जो बच्चे हैं उनको हम लोग NCERT बेस्ड करिकुलम जो होता है उस पर हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं, और 12th के जो बच्चे हैं हम उनको भी NCERT के बेसिस पे ही पूरा फोकस करते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस बोर्ड में जो आता है वो NCERT बेस्ड आता है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके और उनका जो बेसिक्स है वो उनका स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा ही हमारा कोचिंग का नाम भी है बेसिक्स क्लासेस। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश? मेरा संदेश यही है कि अब एग्ज़ाम का टाइम निकट आ गया है, तो वो लोग अब चिल्ड मूड से जो कुछ टाइम बचा हुआ है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपने आप को परफॉर्म दें। जैसे कि अभी अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो बेसिकली केवल इंग्लिश पढ़े, फिर जब इंग्लिश खत्म हो जाए फिर मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स पढ़े, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टारगेट करें और जो सैम्पल पेपर है उसको रिवाइज करें, सॉल्व करें और अपना हेल्थ का ख्याल रखें और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें। बाकी जो रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा उनका आएगा। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन स्कूल में शुक्रवार को धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन शरद चंद्रा, डायरेक्टर अमिताभ चंद्रा, सचिव प्रियंका चंद्रा, संयुक्त निदेशक अमोद कुमार दत्ता, प्राचार्य लिपि सिंह, शाखा प्रभारी राकेश त्रिवेदी, जूनियर सीनियर शाखा की प्राचार्य आशा किरण सिन्हा, इंटरनेशनल की प्राचार्य अलका झा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ज्वाइंट डायरेक्टर AK दत्ता ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष सेशन समाप्त होने से पहले वार्षिक उत्सव का आयोजन होता आया है। कार्यक्रम से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। चेयरमैन सर, आज हमारे जूनियर ब्रांच सेंट जेवियर किंडरगार्टन का
एनुअल डे सेलिब्रेशन है। इसमें नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों की भागीदारी है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई ट्रेनर नहीं, क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने ही इनको ट्रेन किया है। और वर्ष में एक बार जब सेशन का अंत होता है तो एनुअल डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। आज सेंट जेवियर किंडरगार्टन का है, कल सेंट जेवियर सीनियर स्कूल का है। इस तरह से बांट करके हम लोग एनुअल डे प्रोग्राम करते हैं ताकि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ों बच्चे के लिए भी प्रोग्राम स्टेज पर आ सके, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ऐसे प्रोग्राम से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है जो कि उनको किताबों में नहीं मिलता है। वो अनुभव करते हैं और अनुभव करके वो सभी का मनोरंजन भी करते हैं और अपनी कला को भी नई पहचान देते हैं। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बदलते वक्त के साथ इस कथनी ने भी अपनी छवि बदल ली है। खेल मानसिक और शारीरिक के साथ सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी शिक्षण संस्थान का वार्षिक उत्सव हो, उसमें खेल कूद प्रतियोगिता का होना अनिवार्य है। शिक्षकों की माने तो बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मनोरंजन और खेल कूद भी जरूरी है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 16 से 18 फरवरी तक चलने वाले प्रतियोगिता के पहले दिन पधारे मुख्य अतिथि कांटी प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर एमडी वसीर रहमान अंसारी को स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने बुके, प्रशस्ति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज हर विद्यालय को इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष करना चाहिए। उद्घाटन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल कूद प्रतियोगिता की शुरुआत 30 मीटर रेस से की गई और मदर म्यूजिकल लिरिक्स से प्रतियोगिता की समाप्ति की गई। मौके पर स्कूल के प्राचार्य सुबोध कुमार, शिक्षक हिमाचल मिश्रा सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। डांस हो रहा है हम लगा दिए कि ढंग से बढ़िया से होगा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के इस धरती पर सेंट जोसेफ स्कूल का एक अच्छा बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर मैं देखा, बहुत अच्छे यहाँ पर एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ भी, साथ साथ स्पोर्ट्स के अच्छे प्रबंध किए गए। मैं यहाँ पर यह महसूस किया कि जो यहाँ के निदेशक महोदय रिस्पेक्टेड प्रमोद जी हैं, प्रिंसिपल सुबोध जी हैं, के नेतृत्व में यह स्कूल बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था के माहौल में यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी। यहाँ के बच्चे पूर्व में भी अच्छे पदों पर गए हैं, चूँकि ये शिक्षा व्यवस्था का ही एक परिणाम है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बच्चे अच्छे तालीम और शिक्षा के लेकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छे अनुशासन के साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। मैं इस यहाँ के निदेशक, प्रिंसिपल्स के साथ साथ सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करते हैं कि यह जो है मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान इस विद्यालय की और It's such a warm welcome for us to coming back to the schools and such a great memories of us
आई थिंक इसी एज पे हम लोग स्कूल में एडमिट हुए थे एंड राइट नाउ कमिंग बैक टू द स्कूल कैंपस इट्स सच अ प्लेजर एंड इट्स ऑल द मेमोरीज इज कमिंग बैक and I'm thankful to the director Pramod Kumar and all the teachers and students as well, and it's really grateful to being the part of this schools, and it was very long journey, and I can see that not only the alumni and the pass out students are growing, even the school is growing, and such a disciplined school. I one thing I definitely want to say to everyone, this St. Joseph schools give us the discipline which help me and the others to grow in our life. Thank you so much. मैं नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। मैं इस सेंट जोसेफ संस्थान का एक इनिशियल डेज़ में जो एक स्टूडेंट के तौर पे स्टार्ट किया था करियर, आज मैं कार्यरत हूँ एज ए सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर बेंगलोर टेमनॉश कंपनी, स्विस बेस्ड कंपनी है। मैं यहाँ पे एज एलुमनाई मीट आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। आज भी मैं कुछ शिक्षक को देख पा रहा हूँ इस स्कूल के, उसी एनर्जी उसी पैसन से आज वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आसपास में एक सोशल वर्क है और ये एक म्यूचुअल कनेक्ट है। बच्चों को भी उतना ही स्ट्रेंथ देना होगा जितना शिक्षक को दे रहा हूँ। आज भी ग्राउंड पे मैं कुछ शिक्षक को देख रहा हूँ, उसी पैसन से वो वर्क कर रहे हैं और यही मैं सोशल मैसेज करूँगा। स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें। आज स्पोर्ट्स का डे है, तो खेलो इंडिया के माध्यम से जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको खेलने दें, और जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं उनको ओलंपिक के में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनका एक अवेयरनेस बच्चों में डाला जाए, जिस तौर पे वो कुछ भी एक स्पोर्ट्स अपने सहूलियत के अनुसार वो पिक करे और एक ओलंपिक में एक हेल्दी कंपटीशन, हरियाणा है या फिर जो बाकी स्टेट्स है जहाँ पे बच्चे आगे बढ़ते हैं उस तौर पे हम हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ऐसे ज्योति कुमारी है और मैंने अभी 68 BPSC क्वालिफाई करके BPRO का पोस्ट ये किया है, और मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो BPSC निकालती है वो भी मतलब क्वालिफाई किया है। तो सेंट जोसेफ स्कूल मेरे लिए बस एक नाम नहीं है, ये मेरे लिए इमोशन है। और मैंने 4th से लेकर 10th तक का जो पढ़ाई था वो यहाँ से कंप्लीट किया है। मैंने अपना बेसिक जो था वो यहाँ से किया है और मैंने इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूँगी कि ये स्कूल आपको अपना बेस्ट देती है, तो मैं चाहूँगी कि बच्चों से भी कि वो भी अपना बेस्ट दे और एक हायर सक्सेस को अचीव करें। मंदिर होती है तो बिल्कुल ये स्कूल विद्या की मंदिर ही है, और सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हमारे खुद डायरेक्टर सर रिस्पेक्टेड प्रमोद सर हैं, जिन्होंने खुद अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से इस स्कूल को खड़ा किया है, जो हर समय हर विद्यार्थी को एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने का और चुनौतियों से लड़ने का। और साथ ही साथ यहाँ के सारे शिक्षक हर समय इस विद्यार्थियों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और हर तरह से उनकी समस्याओं को हल करते हैं। क्या नाम है? आशीष हर्ष। बैच कौन सा था? 2017 बैच में 12th किया था। संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को एक ऐसे सांचे में ढाला जाता है जिसे वो एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप में अपने आप को विश्व के सामने प्रेजेंट करते हैं। और प्रमोद सर की भूमिका बहुत ही अहम है, जिन्होंने हमें और बच्चों को बहुत ही एक उचित शिक्षा और खेल सभी चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई है और बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि संत जोसेफ स्कूल की उन्नति आपसे है। आप पढ़ाई करें, खेल में भी आगे बढ़ें और स्कूल को ऊंचे मुकाम तक ले जाएं। ये मेरी बेटी यहाँ से पास आउट हुई थी 2019 में 12th में। अभी रुचि सिन्हा नाम है उसका पेरेंट्स हुए हैं, माइसेल्फ मनोज सिन्हा और मेरी मिसेज नीतू सिन्हा। तो अभी वो इंडिया टीवी में चैनल में एसोसिएट प्रोड्यूसर है वहाँ पे, और आज उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग चल रही है रजत शर्मा जी के साथ में। तो इसलिए वो वहाँ पर वो सब जज के रूप में आज वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका, तो इसलिए वो नहीं आ पाई है। तो उनके बिहाफ में हमको बुलाया गया और सम्मानित किया गया। और स्कूल के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो गर्व करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, एक बेटी जो है पढ़ के यहाँ से निकली और एक मेरा बेटा जो है यहीं से 11th अभी कर रहा है। यहाँ के टीचर्स और ऑफिशियल स्टाफ इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं और इतने केयरिंग हैं कि यहाँ से जो भी निकलेगा उसको अगर से लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दे तो बढ़िया से लक्ष्य प्राप्त करेगा और सफलता का परचम लहराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं इस स्कूल के सभी
डायरेक्टर साहब प्रमोद सर हैं, प्रधानाचार्य सुबोध सर हैं, सुनील सर हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। उनका एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बहुत कामयाब हो और इस सबको मैं बच्चों लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छा करें, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना और स्कूल का नाम रोशन करें। जी बहुत अच्छा लगा और सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हमारा घरेलू रिश्ता रहा है। हमारी दोनों बहन का स्कूलिंग यहीं से हुआ है और जो संस्कार जो गाइडेंस स्कूल से और यहाँ के सर एक HM झा सर हैं, हमने वहाँ से ट्यूशन भी किया था और अपनी 12th के समय, तो एक भावनात्मक जुड़ाव है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अभी हमारा लाइन थोड़ा पढ़ाई से डिफरेंट है। बिग बॉस करने के बाद अभी हमारी एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है दलान, जो कि जियो सिनेमा पे रिलीज़ होगी और अभी रिसेंटली एक मनोज बाजपेयी साहब की मई में फ़िल्म आएगी जिसका नाम है भैया जी। तो उस फिल्म में हमारा एक गाना है जो म्यूज़िक डायरेक्टर मेरा और मालिनी अवस्थी जी का है, दोनों साथ में डुएट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गाने वगैरह आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो प्यार और दुलार अपने जगह से, अपने स्कूल से, अपने शहर से मिलता है और सर लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहा है। और आज जो भी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं सब उनका ही गाइडेंस है, उनकी ही ब्लेसिंग्स है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।